नमस्कार बंधुओं, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आपको पंचम वर्ण के प्रयोग के विषय में बताया था। इस वीडियो में हम अल्पप्राण, महाप्राण, घोष और अघोष इनका अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम अल्पप्राण का अध्ययन करते हैं। अल्पप्राण क्या है? अल्प प्लस प्राण, अल्प प्लस प्राण। जिन वर्णों को बोलते समय अल्प अर्थात कम वायु, कम वायु मुख विवर से निःसृत हो, वे वर्ण अल्प प्राण वर्ण कहलाते हैं। अल्प का मतलब कम, प्राण का मतलब वायु। तो मुख से जिन वर्णों को बोलते समय कम वायु निःसृत होती है, निकलती है, वे वर्ण अल्प प्राण वर्ण कहलाते हैं। अल्प प्राण वर्ण होते कौन कौन से हैं? याद रखें, अल्प प्राण वर्ण प्रत्येक वर्ग, ये हमारे पास 5 वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण अल्प प्राण वर्ण होता है। सबसे पहले देखते हैं क वर्ग में। क वर्ग में पहला वर्ण है क, तीसरा है ग और पांचवा है अंग। उसी प्रकार च वर्ग में प्रथम वर्ण च, तृतीय वर्ण ज, पंचम वर्ण इय। ट वर्ग में प्रथम वर्ण ट, तृतीय वर्ण ड तथा अंतिम वर्ण पंचम वर्ण अण। उसी प्रकार त वर्ग का तृतीय वर्ण और पंचम वर्ण। इसके बाद प वर्ग में प्रथम वर्ण है प, तृतीय वर्ण है ब और पंचम वर्ण है म। तो ये सभी वर्ण अल्प प्राण वर्ण हैं। इसके अतिरिक्त हमारे जितने भी अंतस्थ हैं य, र, ल, व, ये भी हमारे अल्प प्राण वर्ण हैं। अल्प प्राण। जब हमें याद करना होता है तो एक तरीका यह भी अपना सकते हैं कि ये व्यंजन है अंतस्थ। अंतस्थ तो यहां देखेंगे आ से अल्प और आ से अंतस्थ। तो अंतस्थ वर्ण भी अल्प प्राण वर्ण होते हैं। ये बड़ी सरल युक्ति है। इसके अतिरिक्त हमें यह भी ध्यान रखना है कि अल्प प्राण में कम वायु निकलती है, इसीलिए इनमें हकार, हकार अर्थात हा जैसी ध्वनि नहीं निकलती है। अब आते हैं हम अल्प प्राण वर्णों की संख्या पर। तो ये 3 ये हो गए, 3 ये, 3 3 3 और प्लस 4, तो कुल मिलाकर के 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 और 3 15 और 4 19। यदि प्रश्न आ जाए कि अल्प प्राण व्यंजनों की अथवा वर्णों की संख्या कितनी है, तो आपको उत्तर देना है 19। अब आते हैं हम महाप्राण की ओर। महाप्राण, महाप्राण के शब्द से ही हमें पता चल रहा है कि उसमें प्रथम शब्द है महा और अंतिम शब्द है प्राण। महा यानी अधिक और प्राण वायु, अर्थात जिन वर्णों को बोलते समय मुख विवर से अधिक वायु निःसृत होती है, अधिक वायु निकलती है, वे सभी वर्ण महाप्राण वर्ण कहलाते हैं। महाप्राण वर्णों में याद रखें, जब भी हम उनका उच्चारण करते हैं तो उसमें हकार की ध्वनि निकलती है। हकार, हकार अर्थात ह जैसी ध्वनि निकलती है। जबकि अल्प प्राण वर्ण
वर्णों में हकार की ध्वनि नहीं निकलती है। अब आते हैं महाप्राण वर्ण कौन कौन से हैं। याद रखें, अभी मैंने बताया प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण अल्प प्राण वर्ण होते हैं। अब इन तीनों को छोड़ दें तो द्वितीय और चतुर्थ, अर्थात प्रत्येक वर्ग का द्वितीय व चतुर्थ वर्ण महाप्राण वर्ण होते हैं। प्रथम वर्ग में आ जाएं तो द्वितीय वर्ण है ख और चतुर्थ वर्ण है घ। उसी प्रकार च वर्ग में द्वितीय हो गया छ और चतुर्थ हो गया झ। अब आ जाते हैं तृतीय वर्ग में, द्वितीय हो गया ठ और चतुर्थ हो गया ढ। इसी प्रकार त वर्ग में थ और ध, तथा प वर्ग में फ और भ। ये सभी वर्ण महाप्राण वर्ण हैं। जब भी हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से अधिक वायु निःसृत होती है, हा की ध्वनि निकलती है। जैसे ख तो हमारे मुख से अधिक वायु निःसृत हुई। इसके अतिरिक्त हमारे जितने भी ऊष्म वर्ण हैं, श, श, स और ह, ये भी महाप्राण ध्वनियां हैं। ये भी महाप्राण ध्वनियां हैं। अब आपको याद करने की जो समस्या है उसे सॉल्व करना है, क्योंकि हम भूल जाते हैं अल्प प्राण कौन सा है, महाप्राण कौन सा है। तो याद रखें, अल्प प्राण की जब भी हम इंग्लिश बनाएंगे, जैसे क, तो का की स्पेलिंग होती है के, और जबकि खा की स्पेलिंग होती है के एच। उसी प्रकार गा की स्पेलिंग होती है जी और घा की स्पेलिंग होती है जी एच। तो यहां पे देखिए सबके पीछे एच आएगा, अर्थात हकार की ध्वनि आएगी। छ, छा की जब भी स्पेलिंग लिखेंगे सी डबल एच, झा की स्पेलिंग जे एच, ठा की स्पेलिंग टी एच, ढा की स्पेलिंग डी एच, था टी एच, धा डी एच, फा पी एच और भा बी एच। सब में ये हकार की ध्वनि सम्मिलित है, इसीलिए ये वर्ण महाप्राण वर्ण हैं। इसके अतिरिक्त श की स्पेलिंग होती है एस एच, शा की स्पेलिंग भी होती है एस एच, और इन्हीं के संयोग से यह भी हमारा महाप्राण में सम्मिलित है। और हा की तो होती ही होती है, एच की ध्वनि है। तो हम पाते हैं कि हमारे प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण तथा चारों ऊष्म वर्ण ये हमारे महाप्राण ध्वनियां कहलाती हैं। महाप्राण ध्वनियों की संख्या की ओर चलें, एक वर्ग से दो दो, तो क वर्ग से दो, च वर्ग से दो, ट वर्ग से दो, दो दो, ये हो गए 10, और 4 हो गए हमारे ऊष्म। तो कुल मिलाकर के हो गए 10 + 4 = 14, 14। तो 14 महाप्राण ध्वनियां हैं और 19 अल्प प्राण ध्वनियां हैं। अब चलते हैं अघोष और घोष की ओर। अघोष क्या है, घोष क्या है? जब हम किसी वर्ण को बोलते हैं तो हमारे कंठ में स्थित स्वर तंत्रियां जो होती हैं वो अधिक झंकृत होती हैं, तो वो वर्ण घोष कहलाते हैं। और जिन वर्णों को बोलते समय स्वर तंत्रियां कम झंकृत होती हैं अथवा झंकृत होती ही नहीं हैं, उन्हें हम अघोष कहते हैं। अघोष वर्ण कौन कौन से हैं? अघोष वर्ण प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष वर्ण कहलाता है। प्रत्येक वर्ग का अर्थात क वर्ग के क ख ये दोनों, च वर्ग के च छ ये दोनों, ट वर्ग के ट ठ
तवर्ग के तथा पवर्ग के प फ, ये अघोष ध्वनियां हैं। इसके अतिरिक्त आगे वाले य, र, ल, व, श, 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 ह, इनमें से तीनों सकार भी अघोष होते हैं। श, श, स। तो कुल मिलाकर के हमारे अघोष कितने हुए? 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 3, 13 अघोष ध्वनियां हमारी हुई। अघोष के बाद नंबर आता है घोष का। अघोषों को छोड़ दो, बाकी सभी अर्थात प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण तथा चारों अंतस्थ वर्ण तथा हा, ये सभी घोष कहलाते हैं। घोष। इनकी संख्या कितनी हुई? 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 3, 15, 15 और 1, 16, 16 और 4, 20 तथा सभी स्वर भी घोष होते हैं। अब बिंदु आता है घोष और अघोष को याद कैसे रखें। यह समस्या आपको ही नहीं, अधिकतर छात्रों को इस समस्या का सामना करना पड़ता है। तो मेरा मानना है कि हमें केवल एक बात याद रखनी है, अ से अघोष। अघोष हमारा प्रथम वर्ण है अ, अर्थात ये पहला है। तो याद रखो, पहले प्रत्येक वर्ग के पहले 2 वर्ण, प्रत्येक वर्ग के पहले 2 वर्ण अघोष होते हैं। फिर से ध्यान दें, ये अ पहला है, तो याद रखें पहले 2 वर्ण, पहले 2 वर्ण। इस प्रकार प्रत्येक वर्ग के पहले 2 वर्ण। बाद में याद रखना है कि य, र, ल, व यह भी हमारे घोष होते हैं और ह हमारा घोष होता है तथा सभी स्वर, अनुस्वार और विसर्ग ये घोष ध्वनियां हैं। तो आज हमने सीखा घोष, अघोष, महाप्राण और अल्पप्राण। आज एक और रोचक बात बताऊंगा मैं। हम देखते हैं कि संयुक्त वर्णों के शब्दों को हम पढ़ नहीं पाते हैं। जैसे कि जब जटिल शब्द आते हैं संस्कृत के तो हम उनको नहीं पढ़ पाते हैं। यथा हमने लिख दिया बुद्ध, तो इस प्रकार भी बुद्ध लिखा होता है और इस प्रकार भी बुद्ध लिखा होता है। द्वारा इस प्रकार भी लिखा होता है और द्वारा इस प्रकार भी लिखा जाता है। तो जब हम जटिल शब्दों को पढ़ते हैं तो हम क्या समझते हैं, अथवा जो बच्चा है वो क्या समझता है कि जो नीचे लिखा हुआ वर्ण है वो आधा वर्ण है और जो हमें पूरा वर्ण दिखाई दे रहा है वो पूरा ही वर्ण है। ऐसे ही यहाँ पर हमें दा पूरी दिखाई दे रही है जबकि वह आधा। और भी बहुत सारे हमारे पास इस प्रकार के शब्द हैं, जैसे संवर्धन, संवर्धन। तो यहाँ पर हमें द आधी पूरी दिखाई दे रही है और ध आधा दिखाई दे रहा है। वस्तुतः इसका ठीक उल्टा होता है। जो हमें पूर्ण वर्ण दिखाई देता है, पूरा वर्ण दिखाई देता है, वो वर्ण आधा होता है। यहाँ पर भी ध्यान दें, दा आधी है और धा पूरा है। और जो हमें आधा वर्ण दिखाई दे रहा है वो पूरा वर्ण होता है। इसी प्रकार द्वारा में देखिए, दा पूरी दिखाई दे रही है लेकिन है आधी, और वह पूरा होता है, दिखाई आधा दे रहा है। तो याद रखें, जब भी हम एक के ऊपर एक चढ़े हुए वर्णों के शब्दों को पढ़ते हैं तो उन वर्णों के
शब्दों में जो हमें आधा अक्षर दिखाई देता है वो पूरा होता है, और जो हमें पूरा दिखाई देता है वो आधा होता है। उदाहरण के लिए स्वसुर, स्वसुर में ये श आधा है और जो हमें आधा वा दिखाई दे रहा है वो पूरा है। स्वसुर। यहां पर बुद्धि लिखा हुआ है जिसमें हमें दा पूरा दिखाई दे रहा है और धा आधा, परंतु है बिल्कुल इसका उल्ट। बुद्धि, तो ये दा आधी और धा पूरा, बुद्धि। वृद्ध, वृद्ध में दा हमें पूरा दिखाई दे रहा है, धा आधा, परंतु है क्या? वृद्ध, दा आधी है और धा पूरी है। तो याद रखें, जब भी हम संयुक्त शब्दों को पढ़ें तो तराउ पर आने वाले वर्णों में जो हमें आधा दिखाई देता है वो पूरा होता है और जो पूरा दिखाई देता है वो आधा होता है, और आधे को पूरे से पहले पढ़ा जाता है। इसी के साथ आज की वीडियो का हम अंत करते हैं। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक फैलाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।